एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये जो प्रॉपर क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर, यह है सीजी टेट 2019 का, है ना। इवनिंग शिफ्ट का, मतलब मिडिल स्कूल का जो होता है 6वीं से 8वीं तक के लिए, है ना। सीजी टेट का क्वेश्चन पेपर है और ये जो है सेट ए है ना, ए सेट है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन को, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। ये सॉल्व्ड पेपर है, आप समझिए, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या क्या है और उसके आंसर क्या हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट है, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है, दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, है ना। क्या डेवलप करने का पोटेंशियल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ, तब तक आप जो है अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य होती है, तो यह है, इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, है ना, यह विकसित करता है। दल शिक्षण यानी टीम टीचिंग जो है, उसमें क्या पोटेंशियल होता है, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, है ना, ये होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि, ऑप्शन दिए हुए हैं, सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पूछ रहा है, स्टूडेंट कैन फ्रीली इंटरैक्ट इन द क्लास इफ देयर इज प्रॉपर फिजिकल फैसिलिटीज, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रजातांत्रिक वातावरण से, है ना। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होगा तो विद्यार्थी जो है कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया कर सकेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम ब्लैंक यानी खाली स्थान कहेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, अधिक्रम, अभिप्रेरणा या आदत या परिपक्वता, ठीक है। तो आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करके नीचे बताते जाइए। द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी इज नोन एज लर्निंग और मोटिवेशन और हैबिट और मैचुरेशन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखिए इसमें सीधा सीधा है ना। कार्य को कोई आप प्रारंभ करेंगे तो इसके लिए मोटिवेशन चाहिए रहेगा ना, अभिप्रेरणा, ठीक है। और फिर बीच में छोड़ देते हैं मोटिवेशन की कमी होने के कारण, है ना। कोई भी काम हम करते हैं तो, और उसको जारी नहीं रख पाते, नियमित नहीं रख कर पाते, तो इसके लिए हमें प्रेरणा की, अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। इंटरनल क्लासरूम फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग इज इंटरेस्ट और मोटिवेशन और मेंटल फैटिग और ऑल ऑफ दी अबव, क्या होता है। तो देखिए, किसी आंतरिक कक्ष में जो है ना, कक्ष क्लासरूम में, है ना, रुचि तो चाहिए ही रहेगी, रुचि होना चाहिए आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें, है ना। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन भी होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्या फ़ायदे होंगे उसमें, आपको आंतरिक अंदर से मन में मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, ऐसे बोल के, है ना। मानसिक थकान, ये भी आपको प्रभावित करता है ना। कक्ष में जो अधिगम लर्निंग का जो प्रोसेस होता है सीखने का, उसको मानसिक थकान, अगर आप थके हुए हैं तो कैसे सीखेंगे, है ना। या कोई बच्चा थका हुआ है तो कहाँ से सीख पाएगा, तो मानसिक जो थकान है यह भी प्रभावित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सही उत्तर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये सभी जो है प्रभावित करते हैं, जो हमारे अधिगम है या बच्चों का अधिगम जो होता है वो सीखते हैं उसको प्रभावित करते हैं ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है। बाल्यावस्था में ना, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता यानी कोई सृजनात्मक है या नहीं, इसका जो है अभिव्यक्ति किस प्रकार से किया जा सकता है, किस तरीके से सृजनात्मक होने की का पता चलता है ना किसी बच्चे के, है ना। नाटकीय खेल द्वारा या रचनात्मक खेल द्वारा या हास्य भाव द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। पता है आपको आंसर तो बताते जाइए। इन विच फॉर्म
द क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्रामेटिक प्ले या कंस्ट्रक्टिव प्ले, ह्यूमर और ऑल ऑफ दी अबव। देखिए क्या पूछ रहा है कि सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है ना, सृजनात्मक है कोई व्यक्ति या बालक, ये कैसे पता चलता है? नाटकीय खेल द्वारा है ना, वो जो खेल खेलते हैं ना, कोई रचनात्मक खेल खेलते हैं उसके द्वारा, ठीक है, या उनके हाव भाव द्वारा, हास्य भाव है ना, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, इनके द्वारा है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि सभी के द्वारा पता चलता है, तो ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, ठीक है, सभी के द्वारा पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस फैक्टर है ना, एस फैक्टर क्या होता है ये बताना है। जन्मजात होता है या अर्जित किया जा सकता है, यह सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू two factor theory of intelligence, specific ability of S factor of human being is by birth embedded, can be acquired or found equally in every intelligent person or none of the above। तो इसका सही उत्तर है अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। जो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत होता है उसके अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस फैक्टर, जो एस फैक्टर होता है ना, उसको अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। एस फैक्टर को अर्जित किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खालिस्तान हो सकता है। पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? देखिए, दृष्टि दोष हो सकता है, या निर्धनता, या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या उपरोक्त सभी। किसके कारण बच्चे जो है पिछड़ेपन का है ना, बैकवर्डनेस का कारण बन सकता है, यह बताना है। ब्लैंक is can be the cause of backwardness in children, defective eyesight, poverty, defective curriculum और all of the above। तो इनमें से कौन जो है बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकता है? बच्चा कम सीखता है या पिछड़ जाता है क्लास में, है ना, सही से अच्छे से कैच नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता, है ना, इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए ये सभी हैं, है ना। उपरोक्त मतलब दृष्टि दोष हो भी सकता है, अगर दृष्टि दोष है तो उसका कारण भी हो सकता है, गरीबी भी कुछ ना कुछ प्रभावित करती है, और पाठ्यक्रम अगर गलत है तो वो कहाँ से सीख पाएगा बच्चा, है ना। तो उपरोक्त सभी, राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया? ठीक है, देखिए जब क्लास में कोई शिक्षक एंटर करता है ना, तो सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ाना होता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है, या उसके आसपास से संबंधित वस्तुओं के बारे में, या सिचुएशन के बारे में, समाज में क्या हो रहा है उनके बारे में थोड़ा पूछ करके उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है ना, उनमें इंटरेस्ट लाने का, इंटरेस्ट डेवलप करने का प्रयास करता है। तो ये जो किया जा रहा है वह किस प्रकार के नियम का उपयोग किया गया है ना, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम, या तत्परता का नियम, या समानता का नियम। बिफोर टीचिंग अ लेसन, अ टीचर ट्राइज टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। Which law is applied here? Options are law of effect, law of exercise, law of readiness, law of analogy। तो किसका उपयोग किया जा रहा है? तत्परता का नियम, है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, उनको रेडी किया जा रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चों को तैयार किया जा रहा है उस में घुसने के लिए, उस टॉपिक में घुसने के लिए, कक्षा को प्रारंभ करने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया तत्परता का नियम, है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इस खाली स्थान में ब्लैंक में क्या आएगा यह बताना है। रुचि, या अभिक्षमता, या बुद्धि, या अभिवृत्ति। ठीक 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 है। सॉरी, अगर आपको पता है आंसर तो बताते जाइए, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। पिक्चर completion test and calls block design test is conducted to know blank of child interest or aptitude or intelligence or attitude। ठीक है, तो किसका टेस्ट करने के लिए, है ना, किस किस चीज़ को जानने के लिए, है ना, ये सब किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धि, है ना, उसके
इंटेलिजेंस को, उसके बुद्धि को, बच्चे की बुद्धि को टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए, है ना, उसको परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र को पूर्ण करना होता है, जैसे ऐसे डिब्बा डिब्बा बना दिया है ना, और एक किस ये कंप्लीट करने पर एक चित्र बनता है कोई किसी भी प्रकार का। अब हम इस ये डिब्बे डिब्बे को अलग अलग काट करके अलग पूरा बिखरा देंगे, है ना। अब उनको बोलेंगे बच्चों को कि इसको पूर्ण कीजिए, चित्र को पूर्ण करना है ना। इस प्रकार का जो है, जो टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, वह बच्चे की बुद्धि को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बच्चा अगर उस चीज को, है ना, उस चित्र को पूरा कर लेता है ना, डिब्बे डिब्बे जोड़ जोड़ के उस पूरे डायग्राम को या चित्र को बना लेता है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटेलिजेंस अच्छा है ना, बुद्धि अच्छा है। तो इस प्रकार के इसको बुद्धि को परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उस उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है अधिगम या सृजनात्मकता या चिंतन या तर्क, ठीक है। द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप, टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज एंड डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग इज नोन एज लर्निंग और क्रिएटिविटी और थिंकिंग और रीजनिंग, ठीक है। तो आपके अनुसार क्या होगा इसका उत्तर, बताइए, किसी को पता है तो कमेंट करके, ठीक है। देखिए आप, सीधी सी बात है, असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं और कुछ नया करने का जिज्ञासा होता है या कुछ नया करते हैं, है ना। तो परंपरागत जो चल रहा होता है ढर्रा या रूढ़िवादिता, उससे हटकर अलग करने का जो विचार उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं ना, असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं और परंपरागत पद प्रतिमान जो अब तक चलते आ रहे हैं उनसे अलग करने का, तो वो तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी हुआ ना। नया चीज़ करना मतलब सृजन करना, नया सृजनात्मकता, है ना, यानी क्रिएटिविटी ही तो हुआ। क्रिएटिविटी का ये, है ना, प्रकार है, ये जो विचार है उसको क्या बोला जाएगा, क्रिएटिविटी, है ना। नया करना, नया प्रोड्यूस करना या नया सृजन करना, ठीक है, तो क्रिएटिविटी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं किसको। ऑप्शन दिया हुआ है, आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को, स्वभाव एवं चरित्र को, बाह्य लक्षण एवं स्वभाव को, वंश क्रम एवं वातावरण को। द क्वेश्चन इज नेचर एंड नर्चर रिफर टू, है ना। नेचर मतलब प्रकृति, नर्चर मतलब पोषण। नेचर एंड नर्चर रिफर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, फिजिकल फीचर एंड टेम्परामेंट, हर्डिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो किसको जो है संकेत करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वंश क्रम एवं वातावरण, ठीक है। वंश क्रम एवं वातावरण को, है ना, इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है। प्रकृति और पोषण वंश क्रम और वातावरण को संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है। क्या कहलाता है, सामान्यीकरण या आत्मसातकरण या अनुप्रयोग या साहचर्य। देखिए पूछ रहा है स्मृति के स्तर पर, ठीक है। मेंटल जो मेमोरी पावर होता है उसके स्तर पर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तथ्य फैक्ट कलेक्ट करेंगे, सूचनाएं, है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उन सब को मिला करके एक नया नियम या सिद्धांत बनाएंगे, ठीक है। तो या कोई बच्चा है, कोई बालक, उसके ये सब करके, है ना, स्मृति के स्तर पर जो करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, सामान्यीकरण बोला जाएगा या आत्मसातकरण बोला जाएगा या अनुप्रयोग बोला जाएगा या साहचर्य बोला जाएगा, ठीक है। तो बताइए सही उत्तर क्या है। डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड, है ना, मेमोरी लेवल पर डेवलप करना न्यू रूल और प्रिंसिपल इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, एसिमिलेशन, एप्लीकेशन और एसोसिएशन। क्या कहलाएगा, देखिए सिंपल सा है, सामान्यीकरण, है ना, जनरलाइजेशन जो है स्मृति के स्तर पर जो नया डाटा कलेक्ट करेंगे और सूचनाएं, है ना, उनके आधार पर फिर नया नियम बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा सा एवं वास, है ना, ये SAW है और इसको उल्टा लिखेंगे तो वास, WAS, है ना।
तो सा और वास तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है सा और वास में और न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, अलग अलग उनको नहीं कर पाता। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या प्रॉब्लम है, किस बीमारी से या किस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है? डिसलेक्सिया या शब्द उछलने का विकार या डि, डिसलेक्सेमिया या डिस्फॉर्फेमिया, है ना, डिस्मॉर्फेमिया, किस चीज़ से गुजर रहा है उसको आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वास, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर। ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, वर्ड जंपिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सेमिया, डिस्मॉर्फेमिया, किससे गुजर रहा है बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया, यानी सा और वास न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता। आपने मूवी देखा होगा तारे जमी पर, है ना, वो भी उल्टा लिखता था, जैसे जी इस प्रकार से होना चाहिए उसको इधर से ऐसे करके लिखता था। ठीक है, उल्टा उल्टा हर चीज़ को, है ना, उल्टा उल्टा लिखता था ऐसे करके, है ना। बी को ऐसे होना चाहिए लेकिन वो बी को ऐसे लिखता था। ठीक है, मतलब उसको डिसलेक्सिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया, जिसमें ना शब्द हैं उल्टा उल्टा, है ना, सौ को वास, है ना, और इस तरफ से होना चाहिए उसको इस तरफ से, उल्टा उल्टे तरफ से वास, है ना, जबकि वो पढ़ेगा इसको सौ लेकिन लिखेगा इस तरफ से उल्टा, उल्टे डायरेक्शन से, तो इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता, क्वेश्चन पेपर हमको दिया जाता है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर क्वेश्चन का वो ही समझ नहीं आता, रूप ही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसको बच्चा अगर समझ नहीं पाता तब उस स्थिति में क्या करेंगे? आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक परीक्षा करने की सलाह प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए। उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे बना दे। ठीक है, अब देखिए आप ड्यूटी दे रहे हैं एग्जाम हॉल में, है ना, एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहे हैं, हो सकता है आप उस सब्जेक्ट के टीचर हों और ये भी संभव है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना जानते हों, है ना, और एग्ज़ाम जो चल रहा है उससे संबंधित शिक्षक नहीं हैं आप, और कोई बच्चा जो है प्रश्न पूछता है क्वेश्चन पेपर को देख करके कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें मिस्टेक भी हो सकता है प्रिंटिंग, या फिर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा उसको, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, इफ़ a student wants to satisfy some query in question paper, then you will clarify the printing mistake, or you will inform the concerned subject teacher, or you will advise him to wait till the correction is being confirmed, or furiously tell him to do as he understands, है ना, जैसा समझता है वैसा करो, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, अगर आपको, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए ऑप्शन को, सी डी 14 का, सी ए बी डी, इस प्रकार से जो भी आपको सही लगता है आप आंसर बताइए कमेंट करके। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर होगा, आप उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। ठीक है, और जब तक कि उसका त्रुटि सुधार, है ना, त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए। देखिए मैंने बोला कि अगर आपको, आप उसी सब्जेक्ट के हैं, अगर आपको पता चलता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तब तो आप सीधा बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट से कोई जानते ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, या आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे, आप दूसरे टीचर के पास जाएंगे, है ना, या उनको सूचित करेंगे कि आपके सब्जेक्ट का जो पेपर है वो गलत आया है या उसमें कुछ दिक्कत है। तो ये जब तक नहीं हो जाता तब तक उसके लिए वेट करने के लिए कहेंगे ना, या उसको कहेंगे कि आप दूसरे क्वेश्चन को बनाते रहो, हम लोग इसको डिस्कस करके बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा तो आप जा कर के इसको बता देंगे, है ना, तो यही सही उत्तर हुआ, है ना, कि बनाते रहो क्वेश्चन को, हम इसका आंसर या मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं सब्जेक्ट टीचर से पूछ करके, फिर हम आपको बताएंगे, ऐसा टाइप का, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने
के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है? देखिए, विद्यार्थी का जो है अवांछित व्यवहार या तो कुछ बोलता ही नहीं या बदमाशी करता है ना, एकदम चुप रहता है। दो प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, एकदम चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ भी पूछो बताने के लिए बोलो कुछ नहीं बताता है, कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। या फिर एकदम बदमाश है, पढ़ने के लिए बोलो पढ़ता नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, अन्य बच्चों को भी। इस प्रकार से एकदम अवांछित व्यवहार है। तो उस कंडीशन में उसको ठीक करने के लिए क्या सबसे अधिक अच्छी विधि है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। विद्यार्थी को दंडित करना, या उसके पालकों को सूचित करना, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या ध्यान न देना, इग्नोर करना, है ना। ध्यान न देना, उपेक्षा करना, हटाओ यार, ऐसे टाइप का, है ना। तो क्या करेंगे आप? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई the undesirable behavior of a student, the most effective method is to punish the student, to bring it to notice of the parents, to find out the reason for undesirable behavior and provide remedies to ignore it, है ना। इन चारों में से क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सही आंसर को आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए, जो भी अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ेगा क्वेश्चन को तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि उस बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, पहले तो उसको पता करेंगे, ठीक है। अगर कोई बदमाश है तो बदमाश है क्यों, क्यों बदमाशी कर रहा है, या कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है, या कोई चुप है रो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे का व्यवहार अवांछित व्यवहार कई प्रकार से हो सकता है। तो पहले तो उसको पता करेंगे कि ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, ठीक है, या कर क्यों रही है। फिर उसका कारण को पता लगाएंगे, ठीक है। कारण पता चल गया तो उसको सॉल्व कर दो, जो भी उसका समस्या है, उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो सही तरीका तो यही हुआ, अवांछित व्यवहार का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको ठीक कर देंगे, ठीक ना।